हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, ये इस तरह की कहानी है जिस तरह की घटनाएं अक्सर हमारे समाज में होती रहती हैं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी में दो दोस्त थे, मदन और मोहन। मदन और मोहन में इतनी गहरी दोस्ती थी कि पूछिए मत। साथ पढ़ना, साथ खेलना, साथ दौड़ना, साथ पढ़ाई करना, हर कुछ साथ साथ। कुछ दिनों के अंतराल के बाद उनकी पढ़ाई जो है मैट्रिक तक पूरी हो गई। मैट्रिक पास करने के बाद मोहन जो है आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए। मदन जो है घर गृहस्थी में फंस गया, पढ़ाई छोड़ दिया। मदन के पिता ने उनकी शादी सीता नाम की लड़की से कर दी। सीता के बारे में गांव में कानाफूसी होने लगी दोस्त, कि सीता के पास जो है जिन्न है, अर्थात जिन्न ने सीता को पकड़ा है। रात में अक्सर वो आधी रात को निकल जाती है, अर्धनग्न घूमने लगती है। वो 2-2 दिन तक सोई रहती है, पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। कभी ठीक हो जाती है, कभी बीमार पड़ जाती है। इसके बाद मोहन की पढ़ाई जो है शहर में चलने लगी। पहले से ही मोहन पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। कुछ दिनों बाद वो इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद उसकी भी शादी अंजू नाम की लड़की से हो गई। अंजू पढ़ने लिखने में बहुत काफ़ी तेज थी, सुंदर थी। मोहन का जीवन जो है बहुत खुशहाल बीतने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, एकदम आराम से जीवन सकुशल बीत रहा था। कुछ दिनों बाद मोहन ने फैसला किया कि चलो अंजू 10 दिनों के लिए अपने गांव घूमने के लिए जाते हैं। अंजू और मोहन अपने गांव घूमने के लिए 10 दिन की छुट्टी पर आ गए। रात में सोए थे, तभी गांव में अचानक शोरगुल सुनाई दिया। कोलाहल लग रहा था, ऐसे जैसे गांव में कोई कांड हो गया है, कोई घटना हो गई है। मोहन भी बाहर निकलकर घटना की जायजा लेने लगे। मोहन को गांव के लोगों से ही पता चला कि स्कूल में एक अर्धचेतन लाश पड़ी हुई है, बेहोश औरत पड़ी हुई है, जो अर्धनग्न है, कपड़े फटे हुए हैं, बेहोशी की अवस्था में है। बाद में पता चला कि जो औरत वहां पड़ी हुई थी वो मदन की औरत सीता थी। गांव के लोगों ने सीता को वहां से घर ले आए। घर ले आने के बाद बहुत काफ़ी ओझाई दवाई की गई, झाड़ फूंक किया गया। बाद में सीता ठीक हो पाई। तब मोहन ने अंजू से कहा, अंजू देखो, मदन हमारा जिगरी दोस्त है, उसके पास आफत आई है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, चलो उनसे थोड़ा मुलाकात कराते हैं। अंजू ने कहा ठीक है, चलते हैं। मोहन ने 5,000 रुपये अपने पास लिए और अंजू के साथ चल दिए। अंजू सीता के घर में प्रवेश की और मोहन मदन से बात करने लगे, हालचाल करने लगे। मोहन ने मदन से कहा, मदन तुम इन अंधविश्वासों में क्यों पड़े हो? जानते हो अंधविश्वास में तुम्हारी सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा परिवार तहस नहस हो जाएगा, तुम कभी गेन नहीं कर पाओगे, कभी तुम विकास नहीं कर पाओगे। ये सब समझा रहे थे और 5,000 रुपये मदन को मोहन ने दे दिया। इसके बाद अंजू सीता के घर में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद सीता से अंजू ने कहा कि सीता, ये क्या लगा रखी हो? रात में तुम निकल जाती हो, रात में तुम कहीं बाहर निकल जाती हो, कपड़े फटे रहते हैं, कपड़े खोल के अर्धनग्न की अवस्था में हो जाती हो, ये सब क्यों करती हो तुम? सीता ने कहा, क्या कहें बहन, अब अपना दुख हम क्या कहें। हम जब रात में सोते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ जाता है। रात में आधी रात को मेरे सामने कोई खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी किया हूँ, तुम अपने पति के साथ मत रहो, तुम मेरे साथ रहो। यदि तुम पति के साथ रहोगी तो मैं उसको भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। मैं उसकी बातों में खो जाती हूँ, मैं नर्वस हो जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि इसके बाद आगे क्या होता है। तब कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पड़ी हूँ, वहाँ पड़ी हूँ, नंगी पड़ी हूँ, इस हालत में पड़ी हूँ, लेकिन हमको कुछ
पता नहीं चलता है कि हम क्या करते हैं। इन सब बातों को सुनकर अंजू के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि पूछिए मत। उसका खुद दिमाग गड़बड़ाने लगा। वो कुछ अजब तरह का महसूस करने लगी, उसे घबराहट होने लगी। फिर अंजू ने क्या किया, अंजू वहाँ से तुरंत निकली और अपने पति मोहन को इशारा की, सुनिए चलिए चलते हैं घर। दोनों घर आ गए। घर आने के बाद अंजू ने मोहन से कहा कि मुझे कुछ घबराहट जैसा हो रहा है। मोहन ने कहा, छोड़ो इन सब बातों को, इन सब बात को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचने से दिमाग भारी हो जाता है। इसके बाद भोजन करने के बाद संध्या समय दोनों अपने बिस्तर पर सोए। सोने के बाद आधी रात को ऐसा होने लगा कि रात में अंजू को कुछ सपने जैसा महसूस हुआ। कभी नींद खुलती, कभी आंखें खुल जाती, कभी आंखें बंद हो जाती। हल्का सा आंखें खुली तो उसे लगा कि एक आदमी वहां खड़ा है और बोल रहा है, अंजू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिस दिन से तुम सीता के घर गई हो मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम ऐसा कर लो। ऐसा नहीं करोगी तो अनर्थ होगा। मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा सब घर बर्बाद कर दूंगा। ये सब सुनकर अंजू बेहोश की अवस्था में पड़ गई। उसे लग रहा था कि हम उठ नहीं पाएंगे। उसका शरीर गनगन 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 कांपने लगा। फिर वो अचेत अवस्था में वही पड़ी रही। सुबह जब हुई तो मोहन बिस्तर पर से उठकर शहर जाने की तैयारी करने लगे। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद सोचा कि अरे अंजू अभी तक जगी क्यों नहीं है। वो बिस्तर से अंजू को जगाने के लिए आए। अंजू अंजू उठो, अंजू उठो, अंजू। अंजू कुछ सुन नहीं रही है। अंजू अचेत पड़ी है। घबरा गए मोहन बोले, अंजू, हिलाकर। फिर भी नहीं बोल रही है। तुरंत अपनी माँ पिता को सूचित किए। माँ पिता आए तो समझ गए कि चुप, तुम बाहर जाओ बेटा, बात दूसरी है, इसमें कुछ कारण है। तुरंत एक झाड़ फूंक करने वाले को ले आए और वहाँ पर अंजू की झाड़ फूंक शुरू हो गई। ये सब सुन करके मोहन के दिमाग में इतना खराब असर हुआ, इतना उल्टा असर हुआ कि लो, हम दुनिया को समझा रहे थे, ये तो चक्कर हमारे ही घर में आ गया। अब इन अनपढ़ लोगों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे मैं अंजू को ठीक करूं। लगता है कि कोई डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर पाया। मोहन जो है घर से बाहर आए और चिंता में पड़ गए कि देखो, हम दुनिया को समझा रहे थे तो हमारे ही घर में चक्कर आ गया। अब इस तरह का सिलसिला अंजू के पास चलता रहा। कुछ दिन ठीक रहती, कुछ दिन बीमार रहती। सेम सीता जैसा व्यवहार अंजू के पास भी होने लगा। ये 3-4 साल तक झाड़ फूंक की प्रक्रिया होती रही। पैसे बर्बाद होते रहे, उनकी नौकरी अस्त व्यस्त होती रही, घर की आर्थिक हालत खराब होती रही। धीरे धीरे परिवार तहस नहस होने लगा। एक बार मोहन के घर उनकी मौसी, फूआ, अनेक रिश्तेदार की औरतें आई। आने के बाद कहने लगी, देखो बेटा, तुम इस अंजू को एक बरम स्थान ले चलो, वहाँ जाने पर सब कुछ चक्कर ठीक हो जाएगा। मोहन के आनाकानी करने के बाद भी सब लोग उसको लेकर बरम स्थान पर गए। बरम स्थान पर झाड़ फूंक हुआ। इसके बाद उनकी मौसी और फुआ ने आकर मोहन से कहा कि देखो बेटा, साधु बाबा कह रहे हैं कि इन्हें 5 दिन यहाँ छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मोहन ये सुनकर आग बबूला हो गए। लेकिन औरतों ने उन्हें समझाना शुरू किया कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई यहाँ क्यों घुसेड़ रहे हो, तुम जाओ अपनी नौकरी करो, अपने नौकरी पर ध्यान दो और यहाँ 5-6 दिन साधु बाबा के यहाँ छोड़ दो। मोहन इतना क्रोधित हुआ कि पूछिए मत। लेकिन इन अंधविश्वासियों के आगे उसका एक चारा न चला और वहाँ से चला आया। आने के बाद सोचा, चलिए मैंने अपने प्राण प्रिय अंजू को उन लोगों के यहाँ छोड़ दिया हूँ, चलिए इसके चलते भी यदि ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। 5-6 दिन छोड़ने के बाद फिर अंजू घर आई। घर आने के बाद 15-20 दिन ठीक रही। 15-20 दिन ठीक रहने के बाद एक दिन
दोनों साथ में रात में सोए। सोने के बाद आधी रात को क्या हुआ कि अंजू को फिर वही सपना आया। सपना आने के बाद एक आदमी खड़ा मिला। खड़ा वही बातें कर रहा है जैसे वो पहले बोल रहा था। इसके बाद अंजू का शरीर अर्ध चेतन में पड़ गया। मोहन को लगा था कि अब हमारा रोग जो है दूर हो गया, हमारा परिवार सुधर जाएगा। लेकिन अचानक उस रात सपने के बाद, उस आदमी को दिखने के बाद अंजू ने अपने शरीर को नोचना शुरू किया, फाड़ना शुरू किया। अंजू का शरीर लहूलुहान हो गया, कपड़े चीथड़े उड़ गए, कपड़े फट गए। इसके बाद कुछ हलचल पाकर जब मोहन की नींद खुली तो मोहन ने देखा कि मेरी अंजू इस हालत में पड़ी है। अब मोहन से रहा नहीं गया, तुरंत घर से बाहर आए और जहर खाकर अपने प्राण को त्याग दिए। दोस्तों, यही कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।